हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इसके पहले हमने एसएसटी का 17 प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद या फिर बुलंद दरवाजा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुलंद दरवाजा। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद, इन तीनों का निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा किया गया था। लेकिन बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनबी, हुमायूं, अकबर या फिर शेरशाह सूरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में कराया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे? सोने का, चांदी का, लोहे का या फिर कांस्य का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहे का। हड़प्पा के लोगों को लौह धातु की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा काल की मुख्य धातु जो थी वह थी कांसा। कांसा को टिन और तांबा को मिलाकर बनाया जाता था। कांसा धातु मुख्य होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? पाली, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर संस्कृत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है? धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है। अधार्मिकता, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वह है राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का तात्पर्य राज्य का किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर करना है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18, 28, 24 या फिर 22? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार बचने का अधिकार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण प्रदान किया गया है।
अर्थात अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। और तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी होगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 360? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन मतदान का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार, धार्मिक सहिष्णुता फैलाना, करों में वृद्धि करना या फिर सैन्य क्षमता बढ़ाना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक सहिष्णुता फैलाना। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा, सहिष्णुता, नैतिक मूल्यों और सभी धर्मों के सम्मान की नीति अपनाई, जिसे धम्म कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? अब इसका ऑप्शन है तुगलक वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश या फिर खिलजी वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की बेटी थी। यह दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी। इनका जो शासनकाल है वह 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? साबरमती आश्रम, पोरबंदर, दांडी या फिर अहमदाबाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वह साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण, घूर्णन, क्रांति या फिर ग्रहण? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस क्रिया को जो है घूर्णन कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947 में, 1950 में या फिर 1952 में या 1960 में?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 में। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा अगला प्रश्न है, शक संवत किस शासक ने शुरू किया? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फिर समुद्रगुप्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क। शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत 78 ईस्वी को हुई थी। कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली, सतपुड़ा, अमरकंटक या फिर विंध्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन या फिर औद्योगिक वृद्धि? हरित क्रांति का संबंध जो है वह खाद्यान्न उत्पादन से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एसएसटी के कुल टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।